डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसको हम शॉर्ट में आरपीसी के नाम से जानते हैं। ये यूनिट 5 जिसका नाम है पर्यावरण और पारितंत्र, उसके शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर का लेक्चर है और हमारा बायोलॉजी आरपीसी का 19वां लेक्चर है। इसके बाद 20वां लेक्चर में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर पढ़ाएंगे। तो आइए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के 2 कारण बताइए। यानी कि आपको बताना है कि वन्य जीव जो थे उनमें से कुछ विलुप्त हो गए, वह किन कारणों से हो गए। आपको 2 ही कारण बताना है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो 2 कारण में एक कारण है वनों का उन्मूलन होना, यानी कि जब वन ही नहीं रहे तो उन जीवों का प्राकृतिक आवास ही खत्म हो गया, जिसके कारण वो जीव लुप्त हो गए। दूसरा कारण है जंगली जीव जंतुओं का शिकार होना। मनुष्य का शौक रहा है शिकार करने की आदिकाल से, तो लोग महत्वपूर्ण जानवरों का शिकार करके उनको नष्ट कर दिए, जिसके कारण वे समाप्त हो गए। अगला प्रश्न लेते हैं, सहभोजिता एवं सहुपजीविता में अंतर बताएं। सहुपजीविता में दोनों स्पेसीज एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन, जो शैवाल एवं कवक के बीच का संबंध है, एक सहजीविता का उदाहरण है। इसको हम लोग सहोपकारिता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ फफूंदी और शोषण में मदद करता है, साथ ही यह शैवाल को सुरक्षा भी देता है, जबकि शैवाल भोजन निर्माण करता है। और दूसरा संबंध जो है सहोपजीविता, इसमें एक जीव को तो फायदा पहुंचता है, जबकि दूसरे को न फायदा होता है न घाटा होता है। इस तरह के रिश्ते का उदाहरण है आर्किड। यह आम एवं अन्य वृक्षों पर उग जाता है। आर्किड को तो जगह मिल जाती है, जबकि मददगार वृक्ष को कोई घाटा या फायदा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आहार जाल किसे कहते हैं? एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के 2 आहार श्रृंखलाओं के जीवों के नाम लिखें। जीवों या आबादी का वह क्रमबद्ध श्रृंखला जिसके द्वारा भोजन एवं इनमें उपस्थित ऊर्जा किसी पारिस्थितिक तंत्र में उनके गैसीय घटकों में इस रूप से प्रवाहित होता है कि श्रृंखला के प्रत्येक चरण पारिस्थितिक जीव अगले चरण पर स्थित जीव का भोजन बने। एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के 2 आहार श्रृंखलाओं के जीवों के नाम श्रृंखलाबद्ध किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तृण या घास, उसको खाया टीडा, टीडा को खाया मेढक, मेढक को खाया सर्प, सर्प को खाया बाज। दूसरा है शाक, इसको खाया खरहा या खरगोश, उसको खाया फॉक्स, फॉक्स को खाया भेड़िया, भेड़िया को खाया बाघ। आगे बढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं? स्मॉग का निर्माण कैसे होता है? हरित गृह प्रभाव पर सबसे पहले विचार करते हैं। यह पृथ्वी और इसके वायुमंडल स्थित सौर विकिरण के लिए पारदर्शी गैसों का
उष्मन प्रभाव के, जिसके कारण सौर विकिरण उसमें आबद्ध रहता है और कुछ दीर्घ तरंग वाला विकिरण रिफ्लेक्ट भी होता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ये गैसें हरित गृह गैसें कहलाती हैं जो इस प्रभाव को बढ़ाती हैं, जैसे CO2, CH4, N2O एवं CFCS। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। 80 dB से ऊपर की ध्वनि से उत्पन्न भौतिक प्रदूषण ध्वनिक प्रदूषण कहलाता है। या इसको आसान शब्दों में कहे कि ध्वनि में जब अवांछित चीज़ें शामिल होती हैं तो वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती हैं। इसका प्रभाव होता है कि ऐसी ध्वनि प्रदूषित ध्वनि के लगातार श्रवण करते रहने से ईयर ड्रम को क्षति पहुंचती है, यानी कि कानों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए बधिर हो जाने की संभावना होती है। इसके अलावा सर दर्द, अनिद्रा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। मानसिक तनाव भी कहीं कहीं देखा गया है। संकटग्रस्त स्पेसीज को सोदाहरण परिभाषित करें। इसमें आपको संकटग्रस्त पौधा और संकटग्रस्त जंतु दोनों का उदाहरण देना है। आगे बढ़ते हैं। तो वन जीव जो विलुप्तता की उस अवस्था में हो जिसका यदि संरक्षण अति शीघ्र न किया जाए तो वह जीव निकट भविष्य में विलुप्त हो जाएगा, संकटापन्न जाति कहलाती है, जैसे रेड पांडा। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखें। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र जो मानव द्वारा निर्मित और व्यवस्थित होते हैं उन्हें मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैसे फुलवारी कृषि पारिस्थितिक तंत्र है, आस्पेरियम है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा क्या है? वह वर्षा जिसमें वायुमंडल में निहित रासायनिक तत्व अथवा प्रदूषक मिल गए हों तथा जो पृथ्वी पर एक हल्के अम्लीय सांद्रण के रूप में गिरती है। इसका कारण यह है कि CO2 जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप में विद्यमान है और जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसके अलावा SO2 के कारण भी अम्लीय वर्षा होती है, NO2 के कारण भी अम्लीय वर्षा होती है। मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का प्रभाव क्या है? तो मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का निम्नांकित प्रभाव है। त्वचा पर जलन होना, त्वचा का कैंसर होना, नवजात कोशिकाओं का उत्परिवर्तित हो जाना, नाखून और रोमों का नष्ट हो जाना, सब कुटैनियस रक्तस्राव, रक्त कोशिका अनुपातों में अंतर आ जाना, उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन होना, गिल्टी आनुवंशिक विकृति उत्पन्न होना, जीवन काल कम हो जाना, अंत में सभी अंगों का विघटित होने से मृत्यु हो जाना। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम देगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से 1, 2 या 3 पॉइंट लिखें, ज़्यादा ना लिखें। आगे बढ़िए और ये अगला प्रश्न से मुलाकात कीजिए। कुल आबादी का रूप क्या है? संक्षेप में लिखें। तो कुल आबादी का 3 रूप होता है: प्रसारशील समष्टि, ह्रासमान समष्टि, स्थिर या परिपक्व समष्टि। आगे बढ़ते हैं। जलोद्भिद, मरुद्भिद तथा समुद्भिद के बारे में सोदाहरण लिखें। जलोद्भिद वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में उगते या वृद्धि करते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं, जैसे कमल, जलकुंभी इत्यादि। मरुद्भिद किसे कहते हैं उसे भी जान लीजिए।
वे पादप जो केवल जल की अधिक कमी या मरुभूमि में उगते एवं वृद्धि करते हैं मरुद्भिद कहलाते हैं। यानी कि जो पादप मरुभूमि में या जल जहाँ बहुत कम होता है वहाँ उगते हैं, जैसे नागफनी। समोद्भिद वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न ही विशेष रूप से नम वातावरण के लिए अनुकूलित हो तथा जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो, समोद्भिद कहलाते हैं, जैसे ब्रोमोस, पॉलीगोनम इत्यादि। ये रहा 12वां प्रश्न। वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में संक्षेप में लिखें। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में लिखें या नाइट्रोजन चक्र के बारे में लिखें। वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश विभिन्न स्वतंत्र और सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। यानी कि हमारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है, उस वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश जीवाणुओं के माध्यम से होता है, जिसमें आपको एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम ये सब महत्वपूर्ण है। सभी नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन एंजाइम की सहायता से यौगिकीकरण करते हैं। यह एंजाइम O2 की अनुपस्थिति में कार्य करता है। नाइट्रोजन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका बहुत ही विस्तृत और जटिल होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम पौधों के जड़ों के नोड में पाए जाते हैं। नोड यानी गांठ होता है एक तरह का, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, जो पौधों से जंतुओं में फूड चेन के यानी आहार श्रृंखला के माध्यम से पहुंचता है। नाइट्रोजन चक्र में अमोनियोफिकेशन तथा नाइट्रिकेशन का विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यह रेड डाटा बुक और भारत में सुरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखें। तो रेड डाटा बुक की पहले बात कर लेते हैं। आपदाग्रस्त प्राणी और पौधों की सूची और जानकारी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है। इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। भारत सरकार के बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रेड डाटा बुक प्रकाशित किया है। इस प्रकार अन्य देशों में भी रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया है। एक साल ऐसे भी प्रश्न पूछा था कि रेड डाटा सूची से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो इसी में ये आपको छुपा हुआ है कि आपदाग्रस्त प्राणी और पौधों की सूची को, यानी कि जो जीव या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्तता के कगार पर हैं, उनकी सूची को रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ये भारत सरकार के द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। विश्व के अन्य देशों ने भी इसे प्रकाशित किया है। तो इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसके द्वारा हम लोग को जानकारी मिलती है कि किन जीवों को संरक्षण की आवश्यकता है और उनको कैसे संरक्षित किया जा सके, यानी कि जैव विविधता की रक्षा में ये महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, भारत में सुरक्षित क्षेत्र पर बात कर लें। तो भारत में ऐसे जैविक क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक संपदा की रक्षा या प्राकृतिक संपदा की रक्षा, संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सरकार ने 1972 में वन्य जीव सुरक्षा एक्ट बनाया था। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरी बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके प्रभाव और मुक्ति के उपायों का वर्णन करें। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप कहिएगा कि उसके प्रभाव और मुक्ति का उपाय बताएं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का उपाय बताएं। पृथ्वी के वार्षिक औसतन तापमान में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन कहलाता है। वैश्विक ऊष्मन को ही हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के
कई बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। हिम चोटी और हिम नदियों के पिघलने से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही है और तटवर्ती क्षेत्र और द्वीप डूबते जा रहे हैं। समय से पहले पक जाने के कारण अनाज के दानों का आकार छोटा होता जा रहा है। मानव स्वास्थ्य पर और उसकी कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये हुआ आपको उसके प्रभाव, और इनसे बचने का सबसे बढ़िया उपाय यह है कि हम लोग जो हैं वह प्रकृति में जो आपका वो गैसें हैं जिनके कारण, जिनको हरित प्रभाव वाली गैसें कहते हैं, उन गैसों को मात्रा को हम लोग घटाएं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे ज़्यादा है, तो यानी वायु प्रदूषण पर हम नियंत्रण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और हवा को प्रदूषित होने से बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग का ये सबसे अच्छा तरीका उससे बचने का है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता की परिभाषा लिखें, हम इसके महत्व को बताएं। पृथ्वी पर जीवन के विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की सभी जातियां मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें संकरण द्वारा उन्नत किस्में बनाई जाती हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है? भारत में पाए जाने वाले 2 हॉट स्पॉट के नाम और उनकी विशेषता लिखें। IUCN की लाल सूची विलुप्त होने के कगार पर पहुंची जीवों के वर्गों या समूहों की सूची है। यह सूची नियम निर्माताओं एवं जनता को जातियों की विलुप्तता के कारण होती समस्याओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है, जिसके आधार पर संरक्षण की प्राथमिकता और पैमाना निर्धारित की जाती है। 2 हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय और दक्षिण में पश्चिमी घाट। दोनों क्षेत्रों में 5352 स्थानिक स्पेसीज पाई जाती हैं। ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है? ओजोन क्षय का मुख्य कारण क्या है? समुद्र तल से 20 से 26 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन की एक मोटी परत लगभग 0.29 सेंटीमीटर से 0.40 सेंटीमीटर पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी के जीव जगत को बचाती है। CFC, N2O और CH4 ओजोन अवक्षय करने वाले पदार्थों का वायुमंडल में बिखरना O3 को यानी ओजोन परत को नष्ट करता है। ये क्रियाशील क्लोरीन का निर्माण अल्ट्रावायलेट विकिरण के साथ करते हैं, जो उसे नुकसान करता है, और O3 का विच्छेद O तथा O2 में कर देते हैं। CH4 तथा N2O भी जटिल क्रियाओं द्वारा ओजोन क्षय करते हैं। बाह्य स्थान संरक्षण पर प्रकाश डालें। आपत्तिग्रस्त पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान से हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। उसे बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है, जैसे प्राणी उद्यान, वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक इत्यादि के माध्यम से जीवों को बाह्य स्थान संरक्षण प्रदान किया जाता है। आगे बढ़िए। सहभोजिता और असहभोजिता में अंतर बताएं। सहभोजिता की पहले बात करते हैं। ऐसे पारस्परिक क्रिया या संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है, जैसे आर्किड का आम के वृक्ष पर उगना। असहभोजिता ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति बर्बाद हो जाए तथा दूसरा पर कोई प्रभाव न पड़े। आइए अगले प्रश्न पर विचार कर लें। आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में भेद करें।
सबसे पहले बात आहार श्रृंखला की करते हैं। आहार श्रृंखला श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक पक्षीय दिशा में व्यवस्थित वैसे जीवों का समूह है जिसमें एक जीव श्रृंखला में अपने से नीचे स्थित जीव को खाता है तथा स्वयं उसी श्रृंखला में अपने से ऊपर स्थित जीव द्वारा खाया जाता है। आहार जाल तो पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल सा बनाती हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार जाल के नाम से जाना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन और धुआं दो चीज पर टिप्पणी लिखना है। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनता है। ईंधनों के दहन एवं मोटर वाहनों से हाइड्रोकार्बन बनता है जो जीवों में बीमारी के कारण बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कई तरीकों से बनता है। धुआं की बात करें, घरेलू ईंधन के अपूर्ण और औद्योगिक संयंत्रों से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन एवं औद्योगिक संयंत्रों से धुआं वायुमंडल में मुक्त होता है। धुआं में ठोस और तरल दोनों प्रकार के छोटे छोटे कण होते हैं। ये पौधों और मनुष्यों को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर विचार कर लें। जल वनस्पतिक अवस्था क्या है? तो जल के अंदर शैवालों के जन्म लेने की अवस्था जल वनस्पतिक अवस्था कहलाती है। ये सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और जलीय जीवों के ये भोज्य पदार्थ हैं। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। जैव विविधता क्या है? हाल ही में यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है? जैव विविधता की परिभाषा और इसकी उपयोगिता हम पीछे प्रश्न में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हम जैव विविधता और ये हाल में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गई है इसकी चर्चा करेंगे। जैव विविधता किसी क्षेत्र विशेष की समस्त जीवों, जातियों और पारितंत्रों का संग्रह होता है। इसके 3 स्तर होते हैं, जीन स्तर, जातीय स्तर, सामुदायिक या पारितंत्र स्तर। हाल में इसके महत्वपूर्ण होने के कारण है, हम आपको 4 कारण बता रहे हैं। अगर ये देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है क्योंकि 4 पॉइंट है और परिभाषा भी है। तो बात करते हैं हम कि ये महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। तो जैविक विविधता का अमाप जाने बिना ही हम इसे खोते जा रहे हैं। जैव विविधता का ह्रास जीवों के विकास की क्षमता जो पर्यावरणीय परिवर्तन का सामना करने के लिए जरूरी है उसे रोक देगा। जैव विविधता मानव को भोजन और नई फसलें स्रोत देती है और यह हमें कई दवाएं तथा पेट्रोलियम का स्थानपन यानी सब्स्टिट्यूट देती हैं। आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक महाकल्पों में वर्गीकृत किया गया है, उन महाकल्पों के नाम लिखें। तो भूवैज्ञानिक महाकल्प पृथ्वी की उपस्थित काल से अब तक के समयावधि को महाकल्पों में विभाजन का एक वैज्ञानिक स्केल है, एक पैमाना है। भूवैज्ञानिक काल स्केल को विभिन्न महाकल्पों में बांटा गया है। ये महाकल्प हैं पैलेजोइक, पैलियोजोइक, मोसोजोइक और सीनोजोइक महाकल्प। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर विचार करें। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करें। ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंग विकिरण शेष नहीं रह जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है। अंटार्कटिका ओजोन छिद्र के घटने का
क्या पर्यावरणीय प्रभाव अथवा ओजोन छिद्र से आपका क्या अभिप्राय है, ओजोन क्षय का कारण क्या है। यहाँ देखिए 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं कि ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षय का कारण बताइए। अंटार्कटिका ओजोन छिद्र के घटने का पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, ये बताइए। आगे बढ़िए। बसंत ऋतु में समताप मंडल के ओजोन परत का पतला होना अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की घटना है। मानव निर्मित रसायन जैसे CFC दूसरी गैस ओजोन क्षय के लिए महत्वपूर्ण गैसें हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से हरित गृह प्रभाव भी बढ़ता है। इससे भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, समुद्र तल ऊपर उठता है तथा वर्षा में भी अनियमितता आती है। पराबैंगनी विकिरण भी अधिकता से पृथ्वी तक पहुंचती है, जो मनुष्य में त्वचा का कैंसर जैसे बीमारियां उत्पन्न करती हैं। पादप प्लवकों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसके अलावा पूरी आहार श्रृंखला प्रभावित होती है, जो पादप प्लवकों पर आश्रित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बृहद रूप में अम्ल वर्षा उन अनेक तरीकों को कहा जाता है जिसे वायुमंडल में अम्ल धरती पर जमा होता है। अम्ल का जमाव आर्द्र या शुष्क दोनों हो सकता है। पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है जान लीजिए। पादपों की पत्तियों, फूलों और फलों को नुकसान पहुंचता है। कुल उत्पादन को यह कम कर देता है। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में क्या जानते हैं। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित कीटनाशी बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस के रिसाव के कारण रातों रात 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग असाध्य रोगों का शिकार हो गए और सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई। इस बड़ी त्रासदी को जो भोपाल में घटित हुआ, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। वैसे पौधों की खेती जो लेग्यूमिनस कुल के अंतर्गत आते हैं और सिसोबोलोटिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, उसको हम लोग कार्बनिक खेती के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यह समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखें। हम आपको इस वीडियो को देखने के लिए अपने तरफ से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू कहते हैं।